मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पर्टिनेंट आईएएस पर बात करते हैं आज आपके साथ यहाँ पर इकोनॉमी सेशन जो हम लोग कवर कर रहे थे, उसी के साथ आज हम क्लास करने वाले हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आपको फ्री में जितना भी पीडीएफ है क्लास का वो आपको मिल सकता है। तो चलिए समय नहीं खराब करते हैं, बात करते हैं कि इस सीरीज में आज हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो हम लगभग 1.5 साल का अपना करंट अफेयर जिसमें से सबसे पहले हम इकोनॉमी सेक्शन को कर रहे हैं उसको कवर करने वाले हैं। इस पे ट्राई हम ये करने वाले हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या पिछले 1 साल या 1.5 साल में जो करंट अफेयर है या लास्ट के कुछ ईयर्स में जिस तरह का ट्रेंड रहा है, खासकर यूपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि करंट अफेयर को आप कैसे टैकल करते हो एमसीक्यू फॉर्मेट में, इसका हमने ध्यान रखा है। क्योंकि आप बाकी भी कंटेंट पढ़ रहे होते हो, चाहे विजन 365 हो या कोई अदर कंटेंट है, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव या कह सकते हो फैक्चुअल डेटा वहां से अवेलेबल रहता है, बट वो कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें आपको यहाँ से हेल्प होगी। ठीक है, तो समय नहीं खराब करते, बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिस्टम आर मैनेज्ड बाय। पहला है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चौथा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनमें से आपको बताना है कि दो आपने बैंकिंग में सुना होगा कि किस तरीके से फंड ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किया जाता है, तो दो आपको हमेशा नाम सुनाई पड़ते होंगे। एक आपने नाम सुना होगा एनईएफटी, दूसरा आपने नाम सुना होगा आरटीजीएस। तो बात करते हैं कि ये किसके द्वारा प्रबंधन इसका किया जाता है। तो आपके सामने जो भी ऑप्शन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेबी। तो जल्दी से देख लीजिए। देखिए बात ये है कि ये तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा आपको पता है कि जब आप फंड ट्रांसफर करते हो तो इस समय आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास एनईएफटी होता है, ठीक, एनईएफटी हो गया। इसके बाद साथ आप क्या देखते हो, आरटीजीएस होता है, सॉरी एनईएफटी, दूसरा आपके पास आरटीजीएस, और तीसरा आपने एक नाम देखा होगा यूपीआई भी आप लोग करते रहते हो, है ना, इसमें भी फंड ट्रांसफर होता है। तो ये सारा आपके किसके द्वारा होता है, तो यूपीआई हो गया, एनईएफटी। तो यूपीआई आप देखते हो किसी अन्य संस्था द्वारा होता है, और इन दो की बात करोगे तो ये सारा आपका जो भी किया जाता है ये सब आपके द्वारा यहाँ पर कह सकते हो बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ध्यान से समझना, आरबीआई इसलिए काम करती है क्योंकि देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये आपका एक यूपीआई बेस्ड वर्किंग है, आरबीआई एनईएफटी और आरटीजीएस करता है। पहले जब यूपीआई नहीं था तो जो ज्यादातर फंड ट्रांसफर होता था आप दो ही तरीके से करते थे, या तो आप एनईएफटी करते थे या तो आरटीजीएस करते थे। और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं। सेबी का मेन काम आपको पता है कि हमारे जितने भी शेयर मार्केट है उस पे काम करना है, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आप चार्ट देख लीजिए जिससे आपको एक और आइडिया हो जाएगा कि आरबीआई के थ्रू अगर आप काम करते हो तो कैसे ये मैनेज होता है। देखो एक हमारे पास ऑप्शन होता है एनईएफटी, दूसरा होता है आरटीजीएस, तीसरा होता है आईएमपीएस। ठीक, आईएमपीएस आप सबको पता है बहुत इंस्टेंट के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानना चाहिए। इसमें आप मिनिमम 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हो एनईएफटी में, ठीक, लेकिन इसमें आरटीजीएस में आपको 2 लाख से कम का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और आईएमपीएस जो होता है वो भी आप मिनिमम 1 रुपए कर सकते हो। आरटीजीएस इसीलिए बड़े हमेशा उसके लिए होते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। पेमेंट ऑप्शन आपके पास क्या क्या होता है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, यानी बैंक से भी जाकर आप करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, ये आपके पहले से काम कर रहे हैं। आईएमपीएस ये बाद के समय में ऐड किया गया है, ये सिर्फ ऑनलाइन होता है। इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, यानी आप चाहे जितना पैसा चाहो, जैसे आपकी सैलरी देखोगे जो भी अकाउंट में जो लोग वर्किंग होंगे उनकी जो सैलरी होती है वो ज्यादातर एनईएफटी से ही आती है, आप लोग देख लेना जाके, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी कोई लिमिट नहीं होती है, और इसमें आप 2 लाख तक यूपीआई कर आईएमपीएस कर सकते हो। आईएमपीएस में क्या होता है, मोबाइल का जो ऐप होता है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात होती है कि ये पैसा जो होता है उसकी लिमिटेशन होती है, लेकिन रियल टाइम पे होता है, ठीक। इसका सेटलमेंट देखो कैसा होता है, हाफ आवर पे, यानी आप देखोगे कि एनईएफटी जैसे आपकी जो सैलरी आती है एनईएफटी, या बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो थोड़ी देर बाद आएगा, जब वहां से एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाती है। ये आरटीजीएस आपका रियल टाइम में कि जैसे वहां पे क्लिक होगा तुरंत आपके पास पैसा आ जाएगा, सेम आईएमपीएस होता है। ये ज्यादातर लोग मोबाइल बैंकिंग में अपने यूज करते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज कुछ चार्ज नहीं लगता है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगता है। इसमें कई बार बैंक डिसाइड कर लेती है 2 रुपए 5 रुपए क्या डिसाइड करना है। तो ये आपको इनके फीचर्स मालूम होने चाहिए, और ये आपके एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये लगातार करंट में यहाँ पर आप अलग अलग टाइम पे यूज होते रहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि आपने
उद्गम पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? पोर्टल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि आरबीआई करता है इसको, आरबीआई द्वारा डेवलप किया गया है, सेबी द्वारा किया गया है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर किया गया है, या सेबी सिडबी द्वारा किया गया है। तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में दो ही तरीके होते हैं, या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। तो पहला तरीका, अगर आता है या आपको कुछ लगा है सुना है तो आप उस पर ट्राई करिए, नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा समझना नहीं है। तो ये आरबीआई द्वारा डेवलप किया जाता है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इट स्टैंड फॉर द अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, इट सर्व एज द सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर द पब्लिक टू सर्व द अनक्लेम्ड। यानी ऐसा है कि जो पैसा एक तरीके से वहां पर जमा हो जाता है आरबीआई के पास, या बैंकिंग में, आरबीआई के पास आप डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे अलग अलग माध्यम होते हैं जिसके थ्रू आप पैसा जमा करते हैं। तो आरबीआई ने इसको डेवलप किया है कि उस पैसे के लिए आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको, अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन मेन इसका पर्पज क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, which of the following statement accurately describe the concept of creator economy? ये कई बार न्यूज भी आपने सुना होगा कि सृजक अर्थव्यवस्था की अवधारणा का सटीक वर्णन कौन करता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है, इट रिफर्स एक्सक्लूसिव टू ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन सेलिंग देयर वर्क थ्रू द गैलरीज एंड एग्जीबिशन। कहने का मतलब है विशेष रूप से पारंपरिक कलाकारों, शिल्पकारों को संदर्भित करता है जो दीर्घाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से अपना काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिजिटल होता है, जैसे जिसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, इस तरह से आप यूज करते हैं क्रिएटर इकोनॉमी में। तीसरा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र तरीके से जब भी आप इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लेटफॉर्म का यूज करके आप पैसा कमाते हैं। चौथा क्या है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द कॉर्पोरेट सेक्टर डोमिनेशन ओवर द क्रिएटिव। यानी ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग रचनात्मक उद्योगों पर कॉर्पोरेट क्षेत्र के वर्चस्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो स्वतंत्र रचनाकारों के अवसरों को सीमित करता है। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है, बी इज द राइट आंसर है। बी मतलब कि इसमें एक डिजिटल परिदृश्य शामिल है जहां पर एक व्यक्ति यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्वयं की सामग्री का उत्पादन और वितरण करके आय सृजित करता है। जैसे मैं ही क्लास ले रहा हूँ तो मैं क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी डिजिटल इकोनॉमी के द्वारा पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये शब्द देखो क्या होता है, कई बार ये न्यूज पे रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें ज्यादातर करंट में जो काफी इंपॉर्टेंस रखने वाले जो भी टर्मिनोलॉजी हैं, ये कई सारी बातें हैं, वो लगातार पूछे जाते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, इसको आप देख लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखो ये जो टेपा बोल रहे हैं, ये लगातार टीईपीए, ये लगातार न्यूज पे था। अब आप में से जो बच्चे अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम अच्छा देना चाह रहे हैं जो आपको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, अगर आपको टीईपीए के बारे में नहीं पता तो मतलब आप काफी दिनों से करंट अफेयर से दूर हो, ये क्योंकि न्यूज पे लगातार था। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, किसके साथ चल रहा है, इंडिया के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड और एसोसिएशन। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है डी, इसके साथ ये लगातार डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, भारत के साथ आपने देखा होगा न्यूज पे रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो डी इज द राइट आंसर। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईएफटी कंट्री, इट फोकस ऑन द मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब आप ट्रेड करते हो तो दोनों देशों को म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस कम होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए, वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस रीजन में होना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें होती हैं ज्यादातर, इसीलिए हम लोग एग्रीमेंट देखते हैं कि वन कंट्री से दूसरी कंट्री या किसी एक रीजन में इस तरह के एग्रीमेंट होते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आरईटी। इस तरह का क्वेश्चन सिविल सर्विस प्रीलिम्स में आप देखोगे 2024 में इस पे क्वेश्चन इस तरह से कुछ आए थे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 23-24 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी पे बेस्ड थे कुछ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। REIT आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल इन्वेस्टर मनी लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड यूज इट टू बाय रियल एस्टेट एसेट्स। RET निवेश साधन है जो म्यूचुअल फंड की तरह निवेशकों के धन को एकत्रित करते हैं तथा इसका उपयोग रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को खरीदने में करते हैं। ठीक है, इसका आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेटेड किया जाता है। तो देखो दो बातें कही गई हैं, अगर आपको बात पता है तभी कर पाओगे पहली बात, क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना है तो आप कैसे करोगे। लेकिन एक समझने वाली बात है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो पैसा कहाँ लगाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि ज्यादातर पैसा ये कहाँ पे खर्चा करेगा, जो कि रियल एस्टेट के एसेट्स है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा, आपको पता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर आरबीआई नहीं होता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, देख लेते हैं क्या सही होगा।
तो इसका सही आंसर है सेबी देखो करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है म्यूचुअल फंड एंड यूज रियल एस्टेट, तो इसका मतलब ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट, सही था यहाँ पर। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें आपका कॉमन सेंस चाहिए ही होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द इथेनॉल 100? अब किसके द्वारा इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसका सही आंसर है बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्योंकि इथेनॉल आप सबको पता है कि आजकल पेट्रोल में यूज किया जाता है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा रही है। जैसे अभी लगभग 10% था, 20% की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, ठीक। तो ये क्या होगा, पहली बात तो आपकी इंडिया की जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए पेट्रोल और उस पे, वो कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉल्यूशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा क्या होगा, इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलती है, क्योंकि जहां पे भी इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा वहां पर इसकी डिमांड बनेगी, जिससे कि उन लोगों को, प्रोड्यूसर को भी इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो कोल और पावर तो ये कर नहीं सकते, आप कंफ्यूजन होता अगर आपको तो इसमें होता। लेकिन आप सबको अगर पता है कि यूज कहाँ पे किया जाता है, पेट्रोलियम में किया जाता है, पेट्रोल वगैरह में, तो फिर आपको मालूम होगा कि ये मिनिस्ट्री भी इसी का प्रयोग करेगी। अब देखो, इथेनॉल 100 ऑफर ए क्लीनर ग्रीनर फ्यूल ऑप्शन व्हिच ब्लेंड टू 92 to 94% इथेनॉल। आप समझ पा रहे हो? एंड 4 and 5% split 1 to 1.5% co-solvent higher saturated, it reduce the greenhouse gas emission and around 63% कम कर देता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिससे इंजन की एक तरह से परफॉर्मेंस बढ़ती है, हाई ऑक्टेन रेटिंग भी देता है, ठीक है। तो हमारा पैसा इसलिए बचाता है क्योंकि हमें खुद ही इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो बाहर से हमें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। पेट्रोलियम कम हो जाएगा ना, हमारा निर्भरता जिसको कहते हैं। अब देखो, टारगेट 20% इथेनॉल का सरकार ने रखा है 2025-26 तक, जो कि बायोफ्यूल, मैं बता रहा था ना कि 20% तक सरकार चाह रहा है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निजी प्लेसमेंट के संदर्भ में बात बताना है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर रेदर देन मेकिंग देम अवेलेबल इन द जनरल पब्लिक, ठीक है। यानी प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज होता है जिसको आप सेल करते हो, का निजी प्लेसमेंट स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने के बजाय निवेशकों के एक चुनिंदा समूह को सीधे बेचने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है। दूसरा, दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड by companies to raise capital without having to go through the extensive regulatory requirement associated with public offering। अगर आप देख के लगे तो देखो, पहली भी चीज वर्ड क्या किया गया है, निजी प्लेसमेंट। निजी प्लेसमेंट है तो इसका मतलब है कि आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो निजी फिर कहाँ रहा, वो तो जनरल हो गया, पब्लिक। तो मेरे हिसाब से इसमें सी ऑप्शन होगा। देख लेते हैं क्या होना चाहिए। सी ऑप्शन ही होगा। देखो, सिंपल सी बात, लॉजिक से खुद दिख रहा है। निजी प्लेसमेंट वर्ड यूज कर लिया गया है, इसका मतलब है कि कुछ ही लोगों के लिए होगा ना। अगर जनरल पब्लिक आईपीओ की तरह होगा तो फिर उन सिक्योरिटीज को सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, बट इसमें कह रहे हैं ना कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगा। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, ये उन मेथड के लिए, उन कंपनीज के लिए है, पैसा उठाने के लिए, जो कि सीधा सीधा पब्लिक ऑफरिंग से बचना चाहते हैं। देखो, जब आप आईपीओ लाते हो पब्लिक ऑफरिंग के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप लेकर आते हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे सेबी के रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि आम जनता का पैसा होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, उसके बाद उनका प्रॉपर ऑडिट होगा और बहुत सारा आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि आपको टेक्निकलिटी एंड लीगलिटी के उसमें काफी जाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग आईपीओ के थ्रू ना जाकर इस तरीके से पैसा उठाने का एक तरीका दिया गया है, जिसमें आप किसी कुछ ग्रुप्स को या कुछ लोगों को इस तरीके से सेल करके पैसा कमा सकते हैं, या उनको जारी करके जो भी सिक्योरिटीज है पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। SEBI has decided to repeal certain regulator related to private placement security which provide the relaxation allotment, ठीक। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग स्टॉक, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर रेदर देन मेकिंग देम अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। मैंने बोला ना कि आम जनता के लिए इतना देने से अच्छा सही तरीका क्या हो गया, इस तरीके से दे देना चाहिए हमें, ठीक। मूव कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग। पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कितने प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार हैं?
पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट एंड इंडस्ट्रियल। आई थिंक सारे ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं। एकदम सही बात है, सारे दिख रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा था। देखो पेटेंट आप सबको पता है बहुत ही यूनिक होता है। कॉपीराइट, भाई हमने अपना कुछ भी बनाया है और उसमें हमारा कॉपीराइट है, अब इसको कोई कॉपी ना कर सके, नहीं हमारी मेहनत। मेहनत का मतलब होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे वो एनर्जी के रूप में हो, चाहे टाइम के रूप में हो, चाहे पैसा के रूप में हो, सारा आपने इनपुट में लगाया है। अब आपने कोई भी चीज यूनिक तरीके से तैयार की है, उसमें आपका कॉपीराइट होना चाहिए। ट्रेडमार्क सेम बात है, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2003 में अमेंडमेंट किया गया था पेटेंट 1970 में, और इसको फिर 2024 में किया गया है। तो आईपीआर जो आता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें किस तरीके से आपके टाइप्स होते हैं। तो उसमें एक पेटेंट होता है, एक कॉपीराइट होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, एक डिजाइन होता है, एक डेटाबेस होता है, एक ट्रेड सीक्रेट। तो 5 तो है बस। डेटाबेस आप और याद रख लीजिए, ये पेज आपको काम कर सकता है कि आप किनको आईपीआर के तहत लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बासमती राइस cultivation is largely depend on the rainwater as it take place during the मेन मानसून सीजन, ठीक है। इन सम स्टेट बासमती राइस इज procured by the government at the MSP मोर देन वन स्टेज इंडिया हैड जीआई टैग फॉर द बासमती राइस। देख लेते हैं कितने सही होते हैं। बी बोल रहे हैं, इसका मतलब ओनली 2, यानी 2 स्टेटमेंट सही हैं। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इंडियन IARs has raised concern about the unauthorized cultivation of basmati rice varieties in Pakistan. Paddy is procured by the union government on MSP, तो MSP वाली बात सही हो गई। बासमती राइस इज नाइदर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट नॉर हैज फिक्स्ड प्राइस, इट इज फॉर ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर, ठीक है। 4 लीटर रिक्वायर्ड फॉर बासमती राइस एंड अदर हैंड इज लार्जली डिपेंड ऑन रेन वाटर, ठीक है, मेन मानसून। तो 2 बातें हो गई कि भाई मानसून पे डिपेंड ही करती है। दूसरा क्या है, ये जीआई टैग वाली बात गलत हो गई कि 2 जगह से नहीं है, पहला और दूसरा सही, तो ओनली 2 ऑप्शन आर द करेक्ट। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन T+0 सेटलमेंट साइकिल। ये बहुत ज्यादा न्यूज पे रहता है व्यापार पे सेटलमेंट के लिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड ऑन द सेम डे एज दे आर एग्जीक्यूटेड। T+0 सेटलमेंट साइकिल्स अलाउ इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड। ये T+0 क्या है, ये एक तरह से माध्यम है कि कैसे बनाया गया है कि आप मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कोई भी सेटलमेंट करते हैं। तो क्या दोनों सही हैं, एकदम सही है, बोथ 1 एंड 2। तो इसका सही आंसर सी होगा, यस। इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हैव लॉन्च्ड बीटा वर्जन ऑफ सेम डे ट्रांजेक्शन सेटलमेंट नोन एज T+0। कौन सा बीटा वर्जन, सेम डे ट्रांजेक्शन सेटलमेंट, इसको T+0 कहते हैं। फॉर सिलेक्ट कैश सेगमेंट स्टॉक currently in a limited rollout phase, T+0 enables traders to settle on the same day। सेम डे पर इसी के माध्यम से आप पैसे उसको सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, फंड बहुत तेजी से आपको, यानी जो सेटलमेंट होगा और उसके थ्रू जो पैसा जाएगा, वो इन्वेस्टर्स को बहुत तेजी से पैसा इससे मिल सकता है। तो ये आपके दोनों सही हैं कि T+0 सेटलमेंट साइकिल क्या करता है, इमीडिएट ट्रांसफर की बात करता है। ये बात आपको मालूम नहीं थी, तो शायद आपने न्यूज में नहीं सुना होगा, मे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। विश्व सीमा शुल्क संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा है द WCO डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशन टू फैसिलिटेट एफिशिएंट कस्टम, ठीक है। WCO administrated the technical aspect of the W Trade Organization Agreement Custom Valuation। देखो पहली बात समझो, कभी भी आपने इसको क्या यूनाइटेड नेशन के किसी भी फंक्शन में काम करते हुए देखा, तो मुझे नहीं लग रहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि मानकों सम्मेलनों का विकास तो बनाया इसीलिए गया है कि विश्व का वर्ल्ड जुड़ा है तो पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा होगा। दूसरा क्या है, सीमा शुल्क मूल्यांकन और उत्पत्ति के नियमों के समझौतों की तकनीकी पहलू, एकदम सही है, इन सबका काम ही टेक्निकल चीजों का होता है, तो बी होगा। देख लीजिए स्टेटमेंट 2 एंड 3, मैंने बोला था ना कि मेरे स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ना कि यूनाइटेड नेशन बॉडी। क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन का होता तो आप खुद सोचो ना कभी इसके पहले आपने जरूर पढ़ा होता कि यूनाइटेड नेशन में इस तरह की कोई बॉडी काम कर रही है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। विद रेफरेंस टू पेमेंट एग्रीगेटर PA, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में भुगतान एग्रीगेटर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए।
पीए एक ऐसी संस्थाएं हैं जो ई कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न भुगतान उपकरण स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए व्यापारियों को अपनी अलग अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पीजीए ऐसी संस्थाएं हैं जो धन के प्रबंधन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना ऑनलाइन भुगतान लेन देन के प्रशासन को बनाने के लिए, हमें नहीं लग रहा कोई इनमें से सही, अच्छा नहीं सॉरी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है क्योंकि मैं इसको पीजी देख रहा था, ये पीए देख रहा था। ठीक है, पीए क्या होती हैं? जो ई कॉमर्स साइटों और व्यापारियों के अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न भुगतान उपकरण स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। समझ गए बात को? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई आप जिस तरह से आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, तो इन संस्थाओं के द्वारा भुगतान को आप टाइमली ग्राहकों से ले सकते हो, उनसे जो भी आप सेटलमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसे ही पीजी संस्थाएं क्या होती हैं? जो धन के प्रबंधन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना, यानी उनका कोई लेना देना नहीं होगा पैसे के ट्रांसफर में, कि ग्राहक से जिससे सामान लिया जा रहा है उसको जो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, बट ये क्या करती हैं? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? इन्वॉल्वमेंट में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो पीजी के द्वारा आपको टेक्नोलॉजी दी जाती है, बट इसमें क्या होता है, ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं, है ना? देखो, मर्चेंट टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर द देयर पेमेंट ऑब्लिगेशन विदाउट द नीड ऑफ मर्चेंट टू क्रिएट सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन, है ना? मतलब आपको एक अलग तरीके से तैयार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरी गुड। पे यू, जैसे आप कह सकते हो, ये डिजिटल ट्रांजिस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जो कि पैसा रिसीव्ड करता है, ठीक, आरबीआई से, टू ऑपरेट ए पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। एक एग्जांपल में भी आप पे यू को समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैड बैंक। बैड बैंक आप सुन रहे हो, लगातार न्यूज पे रहता है। तो क्या करता है बैड बैंक? बात करते हैं। बैड बैंक इज एन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी एआरसी आपने नाम सुना होगा, दैट टेक प्लेस या दैट टेक ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक, मैनेज देम एंड फाइनेंस एंड फाइनली रिकवर द मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंकों के खराब ऋणों को अपने अधीन लेती है, उनका प्रबंधन करती है, अंततः एक निश्चित समय में धन की वसूली करती है। सही बात है। बैड बैंक आर आल्सो इन्वॉल्व इन द लेंडिंग एंड द डिपॉजिट टेकिंग। भाई बैंक, बैड बैंक ये काम करेगा क्या कि नॉर्मल बैंक करेगा? तो इसमें सबको पता है कि दूसरा गलत होगा। एकदम साफ बात है कि कभी आप ऐसे बैंक में खाता खुलवाए हैं क्या जिसका नाम बैड बैंक हो? नहीं खुलवाया है। एआरसी का काम करती हैं, जो कि एक तरह से डिफॉल्टर कंपनीज होती हैं, वहां पर ये डील करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहे हैं एकदम सही है, दूसरा एकदम गलत है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन को आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। तीसरा क्या है? नेक्स्ट, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ। पहला है, इट रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी किसी विशिष्ट अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। दूसरा है, इट रिफर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। यह वित्तीय बाजार में कारोबार किए जाने वाले स्टॉक और बॉन्ड के मूल्य के परिवर्तन को बताता है। तीसरा है, इट मेजर द नेट इंक्रीज इन द फिजिकल एसेट्स विद इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। तीसरा है, इट डिनोट द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस। ये सब तो नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं सही लग रहा। बी एंड सी में आई थिंक बी होगा, ऑप्शन सी होगा, सॉरी बी कर रहा हूँ, बी सी होगा, क्योंकि ये वैल्यू की भी बात नहीं करेगा। तो मेजर नेट फिजिकल एसेट विद इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो यह किसी विशेष अवधि में भौतिक परिसंपत्तियों के शुद्ध वृद्धि को मापता है। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, क्योंकि परिसंपत्ति निर्माण ही कह रहा है ना, पूंजी। पूंजी क्या होता है? जो एसेट्स आपका क्रिएट होता है ना, वही होता है। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब की फाइंडिंग फ्रॉम द रिसेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट। ठीक, तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट बताती है कि व्यापार और युद्धों के संरक्षणवादी के कारण वैश्विक व्यापार में काफी गिरावट आई। तो भाई ये कोई युद्ध की बात तो नहीं करेंगे ये लोग। दूसरा, रिपोर्ट में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि विकासशील देश अपने निर्यात में तीव्र वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान दे रहा है। बात तो ठीक लग रही है। रिपोर्ट बताती है कि डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति का वैश्विक व्यापार पैटर्न पर न्यूनतम प्रभाव। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। ये तो फिर रिपोर्ट बेवकूफ बना रही है। डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव ही नहीं हो सकता, ये भी गलत लग रहा है। तो अभी तक तो भी सही लगा मेरे को। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि एसडीजी व्यापार समझौता बाधा एकदम गलत है। एसडीजी व्यापार में बाधा कैसे डाल सकते हैं? वो तो सपोर्ट करेंगे, गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं,
है ना, जिससे कि पूरी दुनिया में ज्यादा अच्छे से व्यापार हो सके। तो साफ साफ समझ में आ रहा है बी ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसके आंसर को देख सकते हैं। ये इसका आंसर नहीं है, वो गलत आ गया है। ठीक है, बी ही इसका, इसमें अच्छा नहीं दिया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। which of the following statement accurately describe a nostro account? nostro account क्या होता है? यह it is a bank account held by the bank in the foreign, मतलब यह एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में विदेशी मुद्रा में रखा गया बैंक है, या किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय खोला गया बैंक है, या स्थानीय बैंक द्वारा अपने व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड से, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यवसाय द्वारा स्थानीय बैंक, ये भी गलत है। तो ए एंड बी में होगा, इसका कोई ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज द राइट आंसर एग्जैक्टली। यह एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में विदेशी मुद्रा में रखा गया एक बैंक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। दो तरह के अकाउंट सुनने को मिलेंगे, एक आपको नोस्ट्रो अकाउंट मिलेगा और दूसरा आपको वोस्ट्रो अकाउंट मिलेगा। वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज ओपन एंड मेंटेन्ड बाय ए फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी। कोई विदेशी बैंक है, ठीक है, वो मेंटेन करेगा डोमेस्टिक करेंसी में। और नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट हेल्ड इन अनदर कंट्री बाय डोमेस्टिक बैंक। एक डोमेस्टिक बैंक द्वारा किसी अन्य देश में बैंक को मेंटेन किया जाता है, डिनोमिनेटेड इन द कंट्री फॉर द ओवरसीज कंट्री। ठीक है। द रिजर्व बैंक इंडिया हैज अलाउड द ओपनिंग 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट विद 2 इंडियन लेडर, यूको एंड इंडस्ट्रियल बैंक। इन दो बैंकों को कहा गया कि भाई आप जाइए, पैसे में करिए व्यापार और विदेश में खाता, मतलब विदेश में अपना ओपन करिए। ठीक है, ब्रांचेस। तो ये भी आप न्यूज पे देख लीजिएगा, कभी कभी आता है। नोस्ट्रो अकाउंट का मैंने बता दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ईडी। बड़ा सरदर्द कर रखा है ईडी ने। तो ईडी के बारे में बात करते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? या वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कर्ब द जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज कंसर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन। एकदम सही बात है कि भाई जो एक तरह से काले धन है उसको रोकना, उस पे अंकुश लगाना, विदेशी मुद्रा विनिमय और शोधन की रोकथाम से संबंधित कानूनों का, और वित्त मंत्रालय। एकदम सही है, तो इसका सी होगा, क्योंकि दोनों सही आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना तो आपको ईडी के बारे में पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरेस्ट रेट राइज व्हेन इन्फ्लेशन डिक्रीज। मुद्रास्फीति कम होने पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। ठीक है। लोअर इंटरेस्ट रेट टाइपिकली इनकरेज सेविंग एंड डिस्करेज बोरोइंग। ठीक है। सेंट्रल बैंक्स एडजस्ट इंटरेस्ट रेट टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड स्टेबलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हैव द स्टिमुलेट इफेक्ट टू हाउसिंग मार्केट। देखो इंटरेस्ट रेट से संबंधित कितने इसमें से सही हैं? तो सिर्फ पहला सही है, सिर्फ एक सही है, ओनली वन। कौन सा सही होगा देख ध्यान से समझना। इंटरेस्ट रेट राइज व्हेन इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, यानी आप ऐसा समझो मुद्रास्फीति कम होने पर ब्याज दरें बढ़ जाती है। अभी यार एक बात बताओ, अगर मान लो मुद्रास्फीति कम है तो क्या आरबीआई चाहेगी, यानी एक तरह से महंगाई कम है, महंगाई कम है तो आरबीआई चाहेगी ना कि खूब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचे, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसा काम करे। तो आरबीआई क्या करेगी? जो रेपो रेट होगी उसको कम करेगी ना। यहाँ तो कह रहे हैं रेपो रेट बढ़ जाएंगी, तो रेपो रेट बढ़ा दोगे और महंगाई कम है, तो इसका मतलब है कि बैंक ज्यादा पैसा देंगे नहीं, क्योंकि ईएमआई ज्यादा पड़ेगी, तो लोग पैसा नहीं लेंगे। तो फिर क्या होगा? उस पैसे से जिससे डेवलपमेंट हो सकता था, तो एक तरीके से वो तो फिर आप मंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो गया, इसका रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया। लोअर इंटरेस्ट रेट टाइपिकली इनकरेज सेविंग एंड डिस्करेज बोरोइंग, यानी कम ब्याज दरें आमतौर पर बचत को प्रोत्साहित। भैया अगर ब्याज दर कम रखोगे तो बचत क्यों करेंगे हम तो इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे लोन ले लें और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ही कम देना है तो प्रॉफिट तो हमें ज्यादा मिलेगा, तो हम इंटरेस्ट चुका देंगे। तो ये भी गलत हो गया। सेंट्रल बैंक एडजस्ट इंटरेस्ट रेट टू रेगुलेट द मनी एंड सप्लाई। एकदम सही बात है। केंद्रीय बैंक देखता है कि भाई किस तरीके से हमें आर्थिक गतिविधियों को स्थिर रखना है, और यहाँ पर हमारा एक तरह से इन्फ्लेशन वगैरह भी ना हो, तो इसमें काम करना है। तो दिस इज द एकदम ट्रू। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हैव ए स्टिमुलेटिव इफेक्ट ऑन द हाउसिंग मार्केट। बढ़ती ब्याज दरों का आवाज बाजार पर उत्तेजक। अरे भैया जब रेपो रेट बढ़ा दोगे तो कोई भी हाउसिंग लोन क्यों लेगा? क्योंकि उसकी ईएमआई बढ़ नहीं जाएगी, तो वो लेने से बचेगा। तो आदमी की ईएमआई बचाने के लिए इंतजार करेगा ना कि कब रेपो रेट कम होगा, ताकि बैंक से पैसा लेने में हमें कम इंटरेस्ट देना पड़े। तो ये तो एकदम गलत हो गया। तो इसका मतलब जो बात कही जा रही थी ओनली वन, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सही है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न an investor can expect to earn if the bond held until maturity।
यानी बॉन्ड प्रतिफल वह प्रतिफल है जिसकी निवेशक उम्मीद कर सकता है यदि बॉन्ड को परिपक्वता तक रखा जाए। बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड प्राइस। एकदम सही बात है, दोनों सही हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई बॉन्ड प्रतिफल वही होता है ना कि जब उसकी मेच्योरिटी आ जाएगी उसके बाद आपने जो सोचा होगा इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो उतना उसमें आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये बॉन्ड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बॉन्ड प्रतिफल। ठीक है। बॉन्ड यील्ड रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मीनिंग द प्राइस बॉन्ड इंक्रीजेज इट यील्ड डिक्रीजेज। मतलब जब बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा किसका, बॉन्ड का, तो इसका यानी जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। दिस रिलेशन इज क्रूशियल इन द बॉन्ड मार्केट, ठीक है, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज issued by the corporations or the government to raise capital, typically paying periodic interest and returning the principal at maturity। इक्विटी उपकरण दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां हैं जो निगमों या सरकारों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी की जाती है, जो आमतौर पर आवधिक ब्याज का भुगतान करती है और परिपक्वता पर मूलधन वापस कर देती है, ठीक है। बॉन्ड represent ownership in a company and entitle the holder to share company profit। यार एकदम गलत बात है, ऐसा कहाँ होता है, पहला ही गलत है। इक्विटी को उपकरण मन गवर्नमेंट के लिए थोड़ी होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब ये है कि आप कंपनी में कुछ शेयरिंग दे रहे हो, तो ये तो बी के लिए होना चाहिए, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। बॉन्ड रिप्रेजेंट क्या करता है, बॉन्ड होता है जो कि लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट या किसी अन्य किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसको पैसा चाहिए और एक मेच्योरिटी के बाद उसमें जितना बोला गया है उतना पैसा यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। तो ये ज्यादातर गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं ऐसी चीजों से बचती हैं, वो ज्यादातर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का यूज करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए हैं, है ना। डी होगा, बॉन्ड आर टर्म्स periodic instant, ठीक है। कूपन्स एंड रिटर्न द प्रिंसिपल एट द मेच्योरिटी, एग्जैक्टली सही बात है। दे आर यूज्ड बाय द कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट होता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लाइक द स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन कंपनी, गिव द शेयर होल्डर टू क्लेम ए पोर्शन। वही कह रहा था ना, इक्विटी मतलब आप उस मालिक हो जाते हो एक तरह से उसकी प्रॉफिट में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिएट करेंसी। Fiat currency is backed by the physical commodities such as gold and silver. The value of fiat currency is derived from the trust and confidence that people have the issuing। यानी फिएट मुद्रा सोने और चांदी जैसी भौतिक मुद्रा द्वारा समर्थित होती है। फिएट मुद्रा का मूल्य लोगों के विश्वास और भरोसे से प्राप्त होता है, जारी करने वाली सरकार में होता है। फिएट मुद्रा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं किया जा सकता है, सही बताना है। फिएट मुद्रा से कमोडिटी मुद्रा से गलत, एकदम ये किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए, बी होगा। जिम्बाब्वे है जिसने इस तरह की करेंसी जिग है जिसको फिएट कह सकते हैं, और इसके बाद लॉन्ग स्टैंड के लिए किया गया है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो आज आपके एमसीक्यू को हमने यहीं तक रखा है, ठीक है। अगली क्लास पे हम आपके साथ फिर इकोनॉमी के करंट अफेयर के जितने हैं इसको करते हैं, और अगली 2 क्लासेस में आपका कंप्लीट इकोनॉमी का हम करवा देंगे, कवर करा देंगे। यानी पिछले जो भी 1.5 सालों में इकोनॉमी के जितने भी इस तरह के करंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं आपके कवर हो जाएंगे। बस आपसे एक बात जरूर करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम समय और अधिक से अधिक दें, यानी अगर लाइव क्लास के लिए आप लोग चाहते हैं कि हमारे सेशन पे हम सारे टॉपिक को लेकर, जैसे द हिंदू या करंट अफेयर इस तरह के एनालिसिस पे आए, तो आप प्लीज इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जिससे आप लाइव क्लास का मतलब एटलीस्ट बच्चे भी तो होने चाहिए क्लास में, नहीं लाइव क्लास का क्या ही मतलब फायदा होने वाला है, क्योंकि कोई होगा ही नहीं ज्यादा बच्चे क्लास में अगर नहीं होंगे तो, ठीक है। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे अगर मैं इस चीज को सोच रहा हूँ तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ पाए और मैं जितना हो सके आपका यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। आज हमारी क्लास पे आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, थैंक यू वेरी मच।